साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पीछे मेरे ये श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति है और मैं इस वक्त मैनपुरी में मौजूद हूँ। और ये पीछे गांव है, ये सैफई गांव है। आपको पता होगा अखिलेश जी का गांव है, ये नेताजी का भी गांव है। पीछे ये क्लॉक टावर है, ये सैफई का पूरा वो किसान मंडी आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये जो पूरा परिदृश्य आप देख रहे हैं, तमाम जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, ये नेताजी की समाधि स्थल को एक बृहद रूप देने को लेकर के, स्मारक स्थल को एक अलग रूप देने के लिए लगातार काम यहाँ पर चल रहा है। नेताजी उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने दलितों, पिछड़ों, बहुजनों के लिए बहुत काम किया उन्होंने। खैर, वो बात सबको पता है कि नेताजी ने क्या किया है देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। आज उनके जाने के बाद उनके जो बेटे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में वो सपा के मुखिया हैं, कन्नौज से सांसद हैं। जिम्मेदारी बड़ी है, 2027 चुनाव सामने खड़ा है, उसके तैयारियों में वो लगातार पीडीए के नारे के साथ लगे पड़े हैं। आज मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के नेता लौटराम निषाद जी भी आए, इनसे बातचीत करेंगे। समझते हैं, जो खुद गोसाईगंज से लगभग संभावित उम्मीदवार हैं, प्रभारी हैं। बातचीत करते हैं, समझते हैं कि इस जो जगह है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, इसके क्या मायने हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। मैनपुरी के क्या मायने हैं, सैफई गांव का क्या मायने हैं, और नेताजी का क्या मायने है, तमाम चीज़ें बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो मैं इस धरती को नमन करता हूँ जहाँ से पिछड़ों दलितों के मुक्तिदाता और मसीहा धरती पुत्र परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी ने राजनीति और समाज नीति का ककहरा सीख करके पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलितों की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किए। नेताजी जब 1989 दिसंबर में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जनता दल की सरकार थी, उस समय नेताजी ने, क्योंकि इन्होंने गरीबी को बड़े करीब से देखा था, एक हरवाहा चरवाहा यादव के घर में पैदा। और एक बात कही जाती है कि दुखिया की गति दुखिया जाने की, दुखिया कमाई और जाके पाँव न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। नेताजी ने गरीबी को देखा था, पिछड़ों दलितों के दंश के शिकार को अपने जीवन में खुद सहन किया था। किसानों का, पिछड़ों का, दलितों का, छात्र नौजवानों के संघर्षों से नेताजी पूरी तरह वाकिफ थे। और नेताजी मुख्यमंत्री बन करके जो किसानों के लिए पहले सबसे बड़ा काम किए, चुंगी माफ़ी का काम किए। नेताजी ने मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना को अंजाम देने का काम किया। गरीबों की बेटियों का हाथ पीला करने के लिए 20,000 रुपया कन्या विद्या धन देने का काम किया। और यह सरकार बड़े कम समय ही चल पाई। जब दूसरी बार 1993 में सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी और नेताजी ने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, जो इंदिरा गांधी जी की तानाशाही से जेपी आंदोलन जिसे कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरे देश में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। और उस क्रांति का जो मकसद था कि समाज के जो सबसे निचले पायदान का व्यक्ति है, कैसे उसको बराबरी में बैठने का अधिकार दिया जाए। और नेताजी एक ऐसे ही शख्सियत थे जो देश में सबसे पहले मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करके पिछड़ी जातियों को जो है 27% आरक्षण का अधिकार देने का काम किया। और लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ने समाज के लिए क्या किया। नेताजी को तमाम आरोपों के घेरे में लाते हैं कि मुलायम सिंह यादव तो यादवों को बढ़ाने का काम किए। स्वाभाविक तौर पर एक होता है कि अगर निषाद बिरादरी का कोई जिले में डीएम आ जाए, एसपी आ जाए, तो स्वाभाविक तौर से कश्यप निषाद समाज का मनोबल बढ़ जाता है। नेताजी सूबे के मुख्यमंत्री बने तो यादव समाज जो है कि गौरवान्वित तो हुआ ही, और आगे बढ़ने की उसके अंदर एक ललक पैदा हुई। और नेताजी ने 1993 में पंचायत राज अधिनियम के माध्यम से ओबीसी को 27%, अनुसूचित जातियों को 21% और अनुसूचित जनजाति को 2%, और सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की महिलाओं को पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से, नगर निकाय अधिनियम 1994 के माध्यम से प्रतिनिधित्व का अधिकार देने का काम किए। हम लोग तो सामंतों के क्षेत्र से संबंधित हैं और हम लोगों ने गरीबी को भी बड़ा करीब से देखा है। और पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ जो जोर जुल्म अत्याचार होता था वर्चस्ववादियों के द्वारा, संबंधवादियों के द्वारा,
उसे हम लोग भी अपने जीवन में महसूस किए हैं। और नेताजी ने समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, कुजरा, कसाई, फकीर, जुलाहा, गद्दी, घोसी, चमार, पासी, धरकार, जाटव, मुसहर हो, डोम हो, धरकार हो, बसफोर हो, गडेरिया हो, माली, सैनी, भिरती, मुराह हो, इस तरह की जातियाँ जो सपने में भी कभी नहीं सोचती थी कि मैं गांव का प्रधान बन जाऊंगा, किसी क्षेत्र पंचायत का ब्लॉक प्रमुख और किसी जिले का जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाऊंगा, पार्षद, सभासद, मेयर, चेयरमैन बन जाऊंगा। लेकिन नेताजी ने पंचायत राज अधिनियम और नगर निकाय अधिनियम के माध्यम से सबसे बड़ा जो अधिकार दिया प्रतिनिधित्व का, जो संपूर्ण क्रांति का जो असली मकसद था, नेताजी ने उसे धरातल पर उतारने का काम किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने प्रतिनिधित्व के लिए जो विश्व का सबसे अनोखा संविधान है, उसके अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4)A में प्रतिनिधित्व का अधिकार की व्यवस्था तो दिया, लेकिन नेताजी एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा साहेब की जो मंशा थी वंचित तबके को, पिछड़े दलित आदिवासी समाज को समाज की मुख्यधारा में लाना और सम्मान से जीवन जीने का, तो नेताजी ने उसको जो है कि कानूनी रूप देने का काम किया। और जो जातियां कभी सपने में भी यह महसूस नहीं की थी कि हम भी कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का काम करेंगे, और नेताजी ने जो है कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का अधिकार देने का काम किए। और उन्होंने तमाम वंचित तबके, मैं निषाद समाज से संबंधित हूँ, और फूलन देवी 11.5 बरस तक बिना मुकदमा चलाए ब्यामई में उनके साथ जो है सामूहिक दरिंदगी की गई, नंगा करके कुआं पर पानी भराया गया और बिना मुकदमा चलाए उनको 11.5 बरस तक ग्वालियर जेल में रखा गया था। हम लोगों ने जब 1993 की सरकार नहीं बनी थी तो लखनऊ के सहकारिता भवन में एक कार्यक्रम प्रोफेसर बाबूराम निषाद और हम लोगों के माध्यम से एकलव्य क्रांति मोर्चा के बैनर तले किया गया, और नेताजी के सामने हम लोगों ने 5 सूत्रीय एजेंडा रखा था, जिसमें फूलन देवी को रिहा करके पुनर्वास की भी मांग हम लोगों ने रखा था। और नेताजी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, शायद मैं भूल जाऊंगा, एक प्रतिलिपि आप लोग अपने पास रखना, और जब हमारी सरकार बनेगी तो मेरे सामने उसको रख देना, ताकि जो वादा आज कर रहा हूँ उसको मैं पूरा कर सकूँ। नेताजी के बारे में एक बात कही जाती है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, जो कहा उसे करके दिखाया। 20 जनवरी 1994 को बेगम हजरतमहल पार्क में निषाद समाज की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, और नेताजी को यह आभास भी नहीं था कि इस 20 जनवरी कड़ाके की ठंड का मौसम, कोहरा घेरा, ट्रेनें बंद, कि लाखों लाख की संख्या में निषाद समाज का सब समाज के लोग यहाँ आ जाएंगे। और नेताजी लाखों लाख की भीड़ देख करके मंच पर आते ही कहा कि आज निषाद समाज के लोग जो कुछ भी मांगेंगे मुझे देना ही पड़ेगा। और सारी भीड़ ने कहा फूलन देवी को रिहा करो, रिहा करो। नेताजी ने कहा फूलन देवी के सारे मुकदमे वापस, और नेताजी ने 1 महीना के अंदर कानूनी प्रक्रिया को पूरी करा करके 20 फरवरी को फूलन देवी को रिहा करा करके जो है मुक्ति दिलाने का काम किया, सम्मान की ज़िंदगी जीने का अवसर दिए। और 1996 में मिर्ज़ापुर भदोही से एक ऐसा सामंती और माफिया वहाँ से चुनाव लड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी का, जिसके दरवाजे से अहिर कुर्मी काछी हो, चाहे निषाद मल्ला, राजभर चौहान हो, साइकिल पर चढ़ के नहीं जा पाते थे, जूता पहन कर नहीं जा पाते थे। उस वीरेंद्र सिंह मस्त पहलवान को जो है फूलन देवी हरा करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच करके निषाद समाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किए। और जब 2012 में सरकार बनती है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और नेताजी ने अखिलेश यादव जी को बुला करके कहे कि आप गरीबी को नहीं देखे हो, हमने गरीबी को देखा, पिछड़ों दलितों के दर्द को महसूस किया हूँ, अपने जीवन में मैं झेला हूँ, इसलिए गरीबों के लिए कुछ काम करना। और नेताजी ने जो है जो सुझाव दिया उसी के अनुरूप जो है अखिलेश यादव जी की सरकार ने यूपी 100 हो, चाहे महिला वुमेन पावर लाइन 1090 हो, चाहे तमाम हम लोग बचपन में देखते थे कि किसी महिला की डिलीवरी होनी होती थी, हॉस्पिटल जाते बीच रास्ते में, पहले उस समय इक्का चलता था या रिक्शा चलता था, बीच में डिलीवरी हो जाती थी, कभी कभी नार फंस जाता था, कभी माँ मर जाती थी, कभी बच्चा मर जाता था। नेताजी इस चीज़ को जानते थे, और नेताजी ने कहा कि अब कोई प्रसव काल में किसी महिला या जच्चा बच्चा की मौत नहीं होनी चाहिए। उनकी व्यवस्था के लिए जो है समाजवादी पार्टी की सरकार ने 102 नंबर जो है एम्बुलेंस की गाड़ी चलाने का काम किया, और कहीं दुर्घटना कोई हो जाए इलाज के लिए 108 नंबर की एम्बुलेंस चलाया जो हॉस्पिटल पहुंचाती थी। और जो योजना लागू सरकार ने किया था 1 रुपया की
पर्ची कटाओ और मुफ्त में इलाज कराओ। यह काम जो है कि नेताजी के सुझाव पर अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया और अखिलेश यादव जी ने 18 लाख की संख्या में जो है इंटर पास बेटे और बेटियों को लैपटॉप दे करके नई तकनीकी से जोड़ने का काम किया। आज तो हम लोग जगह जगह जाते हैं और देखते हैं कि तमाम जनसेवा केंद्र बने हुए हैं, सहज जनसेवा केंद्र हैं। तमाम बच्चे जो पढ़ लिख करके भारतीय जनता पार्टी की जो छात्र नौजवान विरोधी नीतियां हैं, यह सरकार नौकरी देना नहीं नौकरी छीनने का यह काम कर रही है, तो तमाम बच्चे वहीं अखिलेश यादव जी के द्वारा जो लैपटॉप दिया गया है उसी से जो है कि अपनी रोजी रोटी चलाने का काम कर रहे हैं। 38 लाख की संख्या में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया और 56 लाख विकलांगों को, विधवाओं को, निःशक्तों को, वृद्धों और को जो है समाजवादी पेंशन देने का काम किया। अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है कि अगर हमारी 2027 में सरकार बनेगी तो हर परिवार की महिला को जो है कि 40,000 रुपया सालीना जो है कि हम आर्थिक मदद देने का काम करेंगे, ताकि वो अपने बच्चों की कापी किताब की और छोटे मोटे जो घरेलू आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने का काम करेंगे। तो एक सवाल है आपसे, नेताजी के कुछ सपने अधूरे रह गए होंगे, अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान वो पूरे नहीं कर पाए होंगे, तो अखिलेश जी के ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि 2027 में सरकार बना करके नेताजी के उन अधूरे सपनों को पूरा करने का काम करें? देखिए, नेताजी से हमने काकारा सीखा है और बहुत जब नेताजी से भेंट होती थी तो कहते थे, लौटर राम ये बताओ तुम खेत खलिहान में काम किए हो? नेताजी कहते थे कभी तुम लोगों ने गाय भैंस चराया है? हम लोग कहते थे कि हाथ में ये निशान बनी हुई है नेताजी, हम लोगों ने कुआं से भी पानी भरा है, गाय भैंस को भी चराया है, हम लोग मशीन से चारा भी काटे हैं, कुआं से खींचकर पानी भी पिलाए हैं, खेतों में जो है कुदाल फावड़ा भी चलाए हैं। नेताजी का एक मकसद था कि जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जो व्यवस्था थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो SC/ST को जनसंख्या के अनुपात में कार्यपालिका में और विधायिका में जो है प्रतिनिधित्व का अधिकार है। तो नेताजी का भी एक बहुत बड़ी सोच थी कि हमें कभी स्वतंत्र रूप से सरकार बनाने का अवसर मिले तो हम OBC की जातियों की भी जातिगत जनगणना करा करके उनको हर स्तर पर जो है समानुपातिक हिस्सेदारी देने का काम किया जाएगा। और माननीय अखिलेश यादव जी जो आज के PDA के महानायक है, सारी जनता का भरोसा उनके ऊपर है कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में सरकार बनेगी। और हमारे नेता कहते भी हैं बार बार, जातिगत जनगणना कराओ, समानुपातिक हिस्सेदारी दो, और वह हिस्सेदारी अब केवल सरकारी सेवाओं में नहीं, क्योंकि सरकार ने तो सरकारी सेवाओं को कुंद कर दिया है। कहीं ठेका पद्धति पर भर्ती किया जा रहा है, कहीं जो है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से, संविदा के माध्यम से। तो जिस भी स्तर की कोई भर्ती होगी उसमें OBC SC/ST को जो है नेताजी के मंशा के अनुसार जो है हर स्तर पर जो है समानुपातिक हिस्सेदारी OBC SC/ST को देने का काम किया जाएगा। और आज जनता की देख रहे हैं कि छात्र, नौजवान, किसान परेशान है। अगर कोई भी पढ़े लिखे बच्चे अगर नौकरी की मांग करने के लिए जाते हैं, लोक सेवा आयोग के सामने नॉर्मलाइजेशन की मांग करने जाते हैं, ओवरलैपिंग की मांग करने जाते हैं, वहाँ पर जो है कि हमारे बच्चों के ऊपर लाठी भांज करके उनके हाथ गोड़ तोड़ने का काम किया जा रहा है। और खुलेआम उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली नेताजी ने 1994 में बनाया था, उस आरक्षण नियमावली का गला घोट करके खुलेआम OBC SC/ST को जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है कि OBC को 27%, SC को 21%, ST को 2%, खुलेआम हमारे हिस्से की डकैती करके जो है सामान्य वर्ग की वर्चस्ववादी जातियों को देने का काम किया जा रहा है, यानी आरक्षण नियमावली का गला घोटा जा रहा है। इसलिए 2027 में सरकार बनेगी तो ईमानदारी पूर्वक जो है जो जातिगत जनगणना होगा, जातिगत जनगणना हम लोग प्रदेश में कराएंगे। केंद्र में नहीं होगी तो हम लोग राज्य में करा करके जो है समानुपातिक हिस्सेदारी हम लोग देने का काम करेंगे। और एक बात मैं बता दूं, देखिए समय समय पर क्रांतियां हुई हैं। एक क्रांति हुई थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और महात्मा गांधी का दुश्मन कौन था? अंग्रेज थे। मकसद क्या था? देश को आज़ादी दिलाना, और आज़ादी के महानायक महात्मा गांधी थे। एक दूसरी क्रांति शुरू हुई, संपूर्ण क्रांति आंदोलन जिसे कहा जाता है, उसके महानायक जयप्रकाश नारायण जी थे। उनका मकसद था तानाशाही इंदिरा गांधी की सरकार को गिराना, यानी कांग्रेस मुक्त भारत बना करके समाजवाद की स्थापना करना। और एक तीसरी क्रांति जो हुई है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, जो 2010-11 में लोकपाल विधेयक के नाम पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुआ था। मकसद था कांग्रेस की सरकार को हटाना और अंदर खाने
भ्रष्टाचार और लोकपाल विधेयक तो मुद्दा था, लेकिन भाजपा और आरएसएस नियंत्रित सरकार बनाना था। और उस क्रांति के महानायक बाबा रामदेव यादव और अन्ना हजारे थे, और मकसद था कांग्रेस मुक्त भारत बनाना, भारतीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाना, और 2027 की जो क्रांति है लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण को बचाने का, और छात्र, नौजवान, किसान के भविष्य को संवारने का, उस क्रांति के महानायक, पीडीए महानायक माननीय अखिलेश यादव जी हैं। मकसद है समाजवाद की स्थापना करना, और संविधान के तहत जो व्यवस्था है उसको ओबीसी, एससी, एसटी और आधी आबादी को मुहैया कराना, और दुश्मन जो हमारा है 2027 का गुजराती गैंग है। ठीक है, धन्यवाद। तो मेरे साथ ये लौटराम निषाद जी थे। तमाम मुद्दों पर इनसे बड़ी बेबाकी से चर्चा हुई। इन्होंने बताया कि जो देश में चौथी क्रांति है, 3 क्रांतियों के बारे में इन्होंने बताया, चाहे वो भारत छोड़ो महात्मा गांधी वाला हो अंग्रेज़ों के लिए, या संपूर्ण क्रांति हो जयप्रकाश नारायण का, या 2011 में अन्ना का जो आंदोलन था दिल्ली वाला। लेकिन जो चौथी क्रांति है 2027 में होगी। अखिलेश यादव नायक हैं, पीडीए फार्मूला है। बाकी आप लोग कोई सवाल होगा पूछिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।